एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां हम जो कुछ भी जानते हैं, विज्ञान से लेकर तकनीक तक, यहाँ तक कि जिस तरह से हम समय मापते हैं, वह सब इतिहास के एक अविश्वसनीय कालखंड द्वारा आकार लिया गया हो। कभी सोचा है कि इस्लामी सभ्यता ने जिस आधुनिक दुनिया में हम रहते हैं उसाकी ने कैसे रखी? आज के वीडियो में हम इस्लाम के स्वर्ण युग में गोता लगा रहे हैं, जहां अभूतपूर्व खोजों ने न केवल इतिहास को बदला बल्कि उन्होंने भविष्य को भी बदल दिया। या कल्पना करें या 8वीं शताब्दी है, जब यूरोप अंधकार युग को झेल रहा था, तब एक और दुनिया फल फूल रही थी। इस्लामी सभ्यता न केवल फल फूल रही थी बल्कि एक ऐसे आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी जो मानव ज्ञान को हमेशा के लिए बदल देगा। यह दुनिया की सबसे बड़ी तैद वार्ता की तरह है, लेकिन इस समय पावर पॉइंट के बजाय स्क्रोल और पांडुलिपियां हैं। स्पेन से लेकर मध्य एशिया तक इस्लामी दुनिया विशाल व्यापार नेटवर्क, समृद्ध पुस्तकालयों और शिक्षा के केंद्रों से जुड़ी हुई थी। बगदाद, काहिरा और कोर्दोबा जैसे शहर ज्ञान के केंद्र बन गए, ऐसे स्थान जहां सभी पृष्ठभूमि के विद्वान नवाचार कराने के लिए एक साथ काम करते थे। यह एक रोमांचक समय था जहां विचारों का स्वतंत्र रूप से प्रवाह होता था, महत्वाकांक्षा और वादे से भरा समय। लेकिन यहाँ यह दिलचस्प हो जाता है, यह स्वर्ण युग केवल ज्ञान के बारे में नहीं था या अस्तित्व के बारे में था। ऐसे समय में जब ज्ञान अक्सर छिपा हुआ या प्रतिबंधित था, इस्लामी सभ्यता ने इसे अपनाया। यह केवल फलाने फूलाने की खोज नहीं थी, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए ज्ञान और शिक्षा के अस्तित्व को सुनिश्चित कराना था। तो इन विद्वानों ने ऐसी खोज कैसे की जो आज भी हमें प्रभावित करती हैं और उन्हें किन जोखिमों का सामना कराना पड़ा? इस्लामी विद्वान केवल निरीक्षण नहीं कर रहे थे, वे आविष्कार, खोज और सर्जन कर रहे थे। अल-ख्वारिज्मी को ही लें, जिन्हें बीजागणित के जनक के रूप में जाना जाता है। बीजागणित, हाँ, वही विषय जिसे हम से अधिकांश लोग स्कूल में डराते थे, केवल एक गणितीय पहेली नहीं थी। इसे व्यापार, विरासत और वास्तुकला में वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल कराने के लिए बनाया गया था। बीजागणित का आविष्कार केवल छात्रों को सिरदर्द देने के लिए नहीं किया गया था, इसने पूरे शहरों के निर्माण और महाद्वीपों में फैली व्यापार प्रणालियों को बनाने में मदद की, और यह गणित तक ही सीमित नहीं रहा। क्या आपने कभी एस्पिरिन ली है? खैर, एविसेना जैसे इस्लामी विद्वानों द्वारा शुरू की गई चिकित्सा पद्धतियां, जिन्होंने द कैनन ऑफ मेडिसिन लिखा था, आज भी हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपचारों का आधार हैं। ईसा के बारे में सोचें, सैकड़ों साल पहले एक सभ्यता ने आधुनिक चिकित्सा की नींव रखी जो आज भी लोगों की जान बचा रही है। लेकिन चाली खगोल विज्ञान के बारे में बात कराते हैं। इस्लामी विद्वानों ने एस्ट्रोलैब विकसित की, जो नेविगेशन के लिए आवश्यक उपकरण थे। इन उपकरणों ने न केवल जहाजों का मार्गदर्शन किया, बल्कि उन्होंने पूरे साम्राज्य को धन और शक्ति की ओर निर्देशित किया। कल्पना करें कि अगर ये उपकरण मौजूद नहीं होते तो विश्व इतिहास का पाठ्यक्रम बहुत अलग होता, और यहीं से चीजें नाटकीय मॉडलिटी हैं। आखिर ऐसा क्या था जिसने इस स्वर्ण युग के पतन का कारण बना? क्योंकि महानतम युगों का भी अंत होता है। अधिनियम 3 संकल्प, सबक और विरासत। इस्लाम के स्वर्ण युग ने हमें सिर्फ आविष्कारों से कहीं ज्यादा दिया। ईसा ने जिज्ञासा, सीखने और लचीलेपन की विरासत छोड़ी। इन विद्वानों ने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लाभ के लिए ज्ञान की खोज की। आज जब हम उनकी उपलब्धियों के कंधों पर खड़े हैं, तो एक शक्तिशाली सबक है, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न हो, ज्ञान और सुधार की खोज दुनिया को बदल सकती है। यह एक ऐसा समय था जब नवाचार एक विलासिता नहीं था, यह एक आवश्यकता थी। और आज चाहे आप धन बनाने की कोशिश कर रहे हों, अपने कौशल में सुधार कर रहे हों, या बेहतर निर्णय ले रहे हों, या याद रखें, एक भी सफलता सब कुछ बदल सकती है। आपकी अगली सफलता क्या होगी, कौन जानता है? शायद आपका यूरेका मोमेंट बस कोने के आसपास है। अगर आपको इस्लाम के स्वर्ण युग के माध्यम से यह यात्रा प्रेरणादायक लगी, तो आप एक और महान साम्राज्य की कहानी को मिस नहीं करना चाहेंगे। ओटोमन साम्राज्य का उदय और पतन पर मेरा अगला वीडियो दिखाने के लिए यहाँ क्लिक करें और जानें कि ईसा ने भी इतिहास को उन तरीकों से कैसे बदल दिया, जैसा कि हम आज भी महसूस कर रहे हैं।